अभिषय और मात का खेल खुद भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है। और जहां तक सीडी की बात है, नितांत व्यक्तिगत मामला है। राजनीतिक व्यक्तियों को इन मुद्दों पर उलझना नहीं। गठबंधन के जो रणनीतिकार हैं वो पूरी तरह से चुनाव को धार्मिक ताने बाने से हटा करके गंगा जमनी तहजीब पर चुनाव पर फोकस कर रहे हैं। वो किसान के नौजवान की समस्याओं पर फोकस कर रहे हैं, वो बेरोजगारी पर फोकस कर रहे हैं। बीजेपी का कैंडिडेटर कौन होगा, क्योंकि तनुज पुनिया के मैदान में आने के बाद इंडिया गठबंधन ने कैंडिडेटर पर बाजी मार ली है। आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके परिवार को होली की हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। दोस्तों, आज हम करेंगे उत्तर प्रदेश पे सियासी चर्चा। जितनी भी सीटें हैं क्रम वाइज लगातार हम लोगों यहाँ की जो कंडीशनें हैं लगातार आप चर्चा की जाएगी। हमारे साथ आज की उस पर जो बात करेंगे ओपी यादव जी से। लगातार चर्चा में बना हुआ है कि 400 पार। हम ओपी यादव जी से बात करेंगे, क्या वाकई 400 पार की सच्चाई क्या है। और बाराबंकी में आज की, चूंकि बाराबंकी सीट पे बात हो रही है, तो बाराबंकी की पॉलिटिकल स्थिति बैक से लेके आप ओपी यादव जी सुनेंगे, जो कि देखिए, सियासी चर्चा में आज आपने हमको मैं आपके साथ रूबरू हूँ। सभी दर्शकों का स्वागत है। बाराबंकी लोकसभा पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन जो आपकी जो सीरीज है सियासी चर्चा, इसको मैं धन्यवाद देता हूं। जो सेंट्रल यूपी की अलग अलग लोकसभा सीटें अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, मोहनलालगंज सुरक्षित, बाराबंकी सुरक्षित को लेकर के आ रही है। रोज एक सीरीज आपकी शुरू हुई है, उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। बाराबंकी जो देवा और महादेवा की धरती है, यहाँ का सामाजिक जो टेम्परामेंट है, सोशल और पॉलिटिकल टेम्परामेंट है। आप देखिए, ये रफ़ी अहमद किदवई और राम सेवक यादव की धरती है। यहाँ का जो सियासी इतिहास रहा है, 1952 जब देश में चुनाव होना शुरू हुए, 1952 में जब देश का पहला चुनाव हुआ, तब डुअल रिप्रेजेंटेशन होता था। एक ही पार्लियामेंट सेगमेंट से एक सुरक्षित कैंडिडेट चुनाव जीतता था और एक जनरल सीट से जनरल कैटेगरी का व्यक्ति चुनाव जीतता था। आपको याद होगा, जब देश के पहले चुनाव के नतीजे आए, तब रामानंद शास्त्री और राम सेवक यादव डुअल रिप्रेजेंटेशन के तहत बाराबंकी पार्लियामेंट से डुअल रिप्रेजेंटेशन में चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। 57 में फिर राम सेवक यादव ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव जीता। 62 में फिर राम सेवक यादव ने यहां से बाजी मारी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से फिर चुनाव जीता। 71 आते आते बाराबंकी का सियासी नजारा बदल चुका था। ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने उनको चुनाव मैदान में उतारा। कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उनसे राम सेवक यादव 1971 का पार्लियामेंट का चुनाव हार गए और इसके बाद राम सेवक यादव यहाँ का चुनाव भी नहीं लड़े। वो यहाँ से फिर बिहार की दरभंगा चुनाव लड़ने गए और वहाँ रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा से उनका चुनाव हुआ। 71 के बाद 77 आते आते यहाँ का नज़ारा भी बदल चुका था और बाराबंकी सीट रिजर्व भी हो चुकी थी। 77 में यहाँ से बगल की प्रतापगढ़ पार्लियामेंट से ताल्लुक रखने वाले राम किंकर रावत को जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा। बड़े अच्छे मतों से राम किंकर 77 में जनता पार्टी से पार्लियामेंट का चुनाव जीते और सेंटर की मोरारजी देसाई सरकार में वो राज्य मंत्री भी बने। 1980 आते आते जनता पार्टी में डिवीजन हो चुका था। जनता पार्टी सेक्युलर आकार ले चुकी थी और उत्तर प्रदेश में जब 1980 में इंदिरा लहर की बात थी, पूरे देश में उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी सेक्युलर के बहुत सारे, जिसमें चंद्रजीत यादव जैसे कद्दावर हैवीवेट पार्लियामेंटेरियन पार्लियामेंट पहुंचे जनता पार्टी से। फिर राम किंकर ने बाराबंकी से बाजी मारी। जनता पार्टी से फिर राम सागर रावत जनता चुनाव जीते और 1984 में यहाँ पर फिर नज़ारा बदला। कमला प्रसाद रावत कांग्रेस की कोटे में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के रूप में 1984 में कमला प्रसाद रावत देश की सर्वोच्च पंचायत पहुंचे। 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा वाम मोर्चा आकार ले चुकी थी। जनता दल के कैंडिडेट राम सागर रावत ने भारी मतों से फिर बाजी मारी और लोकसभा पहुंचे। 1991 में, उस समय मीडिया में आपने देखा होगा, पूरे देश में एक चर्चा थी, पूरे देश में था कि जब पूरे देश में राम लहर थी, उत्तर प्रदेश में मुलायम लहर थी। 1991 के चुनाव में बाराबंकी में खासकर मुलायम लहर की चर्चा थी। राम सागर रावत पार्टी बढ़ चुकी थी, जनता दल से समाजवादी जनता पार्टी अलग हुई थी और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का चुनाव चिन्ह था जनता पार्टी का। उस पर राम सागर रावत 1991 में राम लहर में बैजनाथ रावत चुनाव लड़ रहे थे बीजेपी से। राम सागर रावत भारी मतों से पार्लियामेंट का चुनाव जीते, जब बहुत अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सियासत में किया था। खुद कल्याण सिंह की एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार बन गई थी। 1996 में
यहाँ से फिर रामसागर रावत ने बाजी मारी और 1998 में बैजनाथ रावत भारतीय जनता पार्टी से 13 महीने के लिए फिर पार्लियामेंट पहुंचे। 99 में फिर नज़ारा बदला, रामसागर रावत 99 में यहाँ से बीएसपी के कैंडिडेट कमला प्रसाद रावत ने फिर लोकसभा की बाजी मारी। 2004 में यहाँ कर्जा माफी का दौर आया। आपको याद होगा महाराजगंज से लेके और लखीमपुर खीरी तक पूरी जो पट्टी थी, खासकर इसको कुर्मी लैंड कहा जाए, बेनी प्रसाद वर्मा का जो जादू था, सिर चढ़कर बोला। उन्होंने मुलायम सिंह का साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा और महाराजगंज से लेकर लखीमपुर खीरी तक की जितनी भी पार्लियामेंट सेगमेंट हैं उसमें बहराइच, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, महाराजगंज, ये सारी पार्लियामेंट की सीटें थी। इस पर कांग्रेस पार्टी स्वीप कर गई थी। खुद बेनी प्रसाद वर्मा गोंडा से चुनाव जीतकर सेंटर में इस्पात मंत्री बने थे। ये पीएल पुनिया ने यहाँ पर बाजी मारी और फिर स्थिति बदल गई। भारतीय जनता पार्टी ने तेज तर्रार महिला नेत्री प्रियंका रावत को चुनाव मैदान में उतारा और भारतीय जनता पार्टी की प्रियंका रावत पार्लियामेंट पहुंची। दूसरा चुनाव आते आते, ये मोदी लहर का देश में आगाज हो चुका था, दूसरा चुनाव आते आते यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेचर को शिफ्ट कर दिया। उपेंद्र रावत को चुनाव मैदान में उतारा और गठबंधन में रामसागर रावत, राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन में रामसागर रावत चुनाव लूज कर गए और उपेंद्र रावत देश की सर्वोच्च पंचायत में पहुंचे। आज हम जब चर्चा करने बैठे हुए हैं, गंगा यमुना से बहुत पानी बह चुका है। बाराबंकी जो देवा और महादेवा की धरती है, यहाँ की सियासत में लंबे समय से समाजवादियों का गढ़ रही। मैंने आपको पहले ही बताया कि समाजवाद की प्रयोग घूम रही है और बहुत ही उर्वरा जमीन रही है समाजवादियों की बाराबंकी। लेकिन ऊपर जो नेता ने फैसला किया, समाजवादियों ने उसको मान लिया और बाराबंकी पहली बार गठबंधन में कांग्रेस के हवाले हुई है। पीएल पुनिया जो राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन रहे और कांग्रेस की सियासत के एक कद्दावर चेहरा माने जाते हैं, उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं। उनके बेटे तनुज पुनिया जो पिछला चुनाव जब गठबंधन में रामसागर रावत लड़ रहे थे, तनुज पुनिया करीब 1.5 लाख मत पाकर उन्होंने त्रिकोण बनाया था बाराबंकी की सियासत में। इस बार कांग्रेस पार्टी से आज सूची भी आ चुकी है, कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट अनाउंस हो चुके हैं। जो 17 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के कोटे में, उसमें एक बाराबंकी ये है। और जहां समाजवादियों का जन्म गैर कांग्रेसवाद की सियासत से हुआ था, गैर भाजपावाद के प्रयोग पर जा पहुंचा है, उसकी बाराबंकी निशानी बनने जा रही है। और सबसे बड़ी बात विक्रम जी ये भी है कि बाराबंकी के पिछले विधानसभा नतीजों को आप निहितार्थ उसका अगर तलाशेंगे तो आप देखेंगे कि 2-250 की मार्जिन से कुर्सी विधानसभा राकेश वर्मा हार गए थे, मुश्किल से 2-250 वोटों से। और रामनगर भी 2-250 वोटों से समाजवादी पार्टी जीती है, फरीद महफूज की दुबई। बाराबंकी में जो असेंबली चुनाव में रामनगर में अरविंद सिंह गोप और राकेश वर्मा ने वहां पर जो ग्राउंड जो जमीन तैयार किया था, वो फसल फरीद महफूज की दुबई ने बखूबी काटा। भले 250-300 वोटों से वो फसल को काटा है। मतलब कुर्सी और रामनगर के जो नतीजे आए वो हार जीत का पैमाना 250-300 वोटर का रहा। और इसके पहले जो बाई इलेक्शन हुआ था जैतपुर असेंबली का, यहां का भी चुनाव करीब 2500 मतों से गौरव रावत ने चुनाव जीता था। तो ये 3 सीटें जो जीती हुई हैं समाजवादी पार्टी की। और बाराबंकी सदर जो मान के चलिए कि समाजवादियों का अभेद्य दुर्ग रहा है। बाराबंकी सदर रामचंद्र बख्श सिंह चाहे कम्युनिस्ट पार्टी से रहे हो और भारतीय जनता पार्टी ने इस पे ये कहा जाए किलर ऑफ द इंस्टिंक्ट लगातार कोशिश किया इस सीट को जीतने के लिए। मौर्य कैंडिडेट भी उतारा और राजपूत कैंडिडेट भी उतारा और यादव समाज के भी कैंडिडेट सुंदरलाल यादव बहुत नजदीकी लड़ाई में छोटे लाल यादव से चुनाव हारे थे। और ये सीट वो है जहां रामसेवक यादव की धर्मपत्नी पार्वती यादव 1980 में चुनाव जीती थी जनता पार्टी के टिकट पर। यहाँ से छोटे लाल यादव हैट्रिक बना चुके हैं और यहाँ से सुरेश यादव जो बाराबंकी सदर से विधायक हैं समाजवादी पार्टी से, लगातार तीसरी बार जीतकर उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च पंचायत में पहुंचे हैं। बहुत ही मजबूत और MY इंटेक्ट की सीट है, मुस्लिम यादव समीकरण की सीट है बाराबंकी सदर। तो बाराबंकी सदर, रामनगर और कुर्सी के जो सामाजिक और राजनीतिक समीकरण है वो समाजवादी पार्टी को या तो कांटे की लड़ाई में दिखा रहे हैं या सदर से बढ़त दिखा रहे हैं। लेकिन जैतपुर और हैदरगढ़, और सबसे रोमांचक स्थिति हैदरगढ़ की बनी हुई है। अपर क्लास के प्रभाव वाला एरिया है जो पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया पर दांव लगाया है गठबंधन
गठबंधन ने, उसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है कि पीएल पुनिया को अपर क्लास का आकर्षक चेहरा माना जाता है। उनकी भावभंगिमा, उनकी बातचीत करने का अंदाज, लहजा और उनके वातावरण को एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के समर्थक अपर क्लास के मतदाताओं में बड़ा डेंट करने की संभावना तलाश रहा गठबंधन। और जो भी नतीजे आएंगे बाराबंकी पार्लियामेंट के, हैदरगढ़ में एक बड़ा जो गड्ढा मान रहे हैं पॉलिटिकल पंडित, यहां पर इंडिया गठबंधन को मजबूती से काम करने की जरूरत है। फिलहाल जो सोशल इंटेक्ट है, जो रामसेवक यादव, जो रफी अहमद किदवई की धरती का सोशल इंटेक्ट है, खासकर जैसे दलित वोटों में खुद जाटो समाज से आते हैं तनुज पुनिया, और अगर बीएसपी के ट्रेडिशनल वोट बैंक रहे जाटो समाज में अगर वो डेंट करते हैं तो निश्चित तौर पर गठबंधन को यहां बड़ा फायदा हो सकता है। फिलहाल पासी, यादव, मुस्लिम, कुर्मी और जाटो इंटेक्ट के सहारे और अपर क्लास के जो बीजेपी से नाराज हैं या जिनको पुनिया फोबिया है, जो वर्कर हैं, जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, और लंबे समय से जो गोलबंदी हो रही है बाराबंकी की सियासत में, निश्चित तौर पर और सीडी कांड के बाद ये भी माना जाए कि बाराबंकी की सियासत में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, बड़ा उछाल आया है और टॉक ऑफ द टाउन है कि अब भारतीय जनता पार्टी का अगला स्टैंड क्या होगा, कैंडिडेटर कौन होगा, राजरानी रावत, दिनेश रावत, बैजनाथ रावत, प्रियंका रावत या कोई एक्सपोर्टेड कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी बाराबंकी के सियासी समर में उतारेगी, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन ने सामाजिक समीकरणों के तहत बाराबंकी में अपने आप को लीडिंग रोल में खड़ा कर लिया। जिस बात हो रही थी आपको बताना चाहेंगे कि ये पूर्वांचल का द्वार माना जाता है और ये अवध क्षेत्र के अयोध्या से सटी हुई सीट है, बिल्कुल अयोध्या से मिली है, जहाँ की राम मंदिर का प्रभाव भी हो सकता है। आप सही जानते हैं कि यहाँ पे चूंकि आप पॉलिटिकल रिसर्चर हैं तो आप कि बीजेपी बाराबंकी से लगातार बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से कब्जा जमाए हुए, तो उसको कैसे मजबूती से लड़ पाएगा, क्योंकि ये तो है कि सीटी लगातार जो वायरल हुई वो तो व्यक्तिगत मानी जा रही है, पार्टी ने अपने पल्ला झाड़ लिया, पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं। तो राम मंदिर मुद्दा यहाँ पे कितना इफेक्ट करेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रवाद और राम मंदिर का जो पुनर्स्थापना हुई है उस मुद्दे पर, और कल्चरल नेशनलिज्म के मुद्दे पर, और भारतीय जनता पार्टी के कुछ मुद्दे ऐसे हैं जैसे लाभार्थी वोटर एक तैयार हुआ है, एक वोट बैंक तैयार हुआ है। इस पे भारतीय जनता पार्टी बाराबंकी ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में इसी पैरामीटर पर, इसी रोड मैप पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन के जो रणनीतिकार हैं वो पूरी तरह से चुनाव को धार्मिक ताने बाने से हटा करके गंगा जमनी तहजीब पर चुनाव पर फोकस कर रहे हैं। वो किसान के, नौजवान की समस्याओं पर फोकस कर रहे हैं, वो बेरोजगारी पर फोकस कर रहे हैं। और एक बड़ा बेसिक इश्यू है कि बीएसपी का स्टैंड बाराबंकी में क्या होगा। अभी तक चूंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से टिकट का आवंटन हो रहा है, खासकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी जो लखनऊ और सेंटर में भी डबल इंजन की सरकार है, जिस तरह से टिकट वितरण हो रहा है, जिस तरह इंडिया गठबंधन लगातार बड़ी तेजी से टिकट बांट रहा है, बीएसपी खेमे में वो उत्साह और ऊर्जा नहीं है। फिलहाल बाराबंकी में, चूंकि मैंने पहले भी कहा कि कमला प्रसाद रावत यहाँ बीएसपी के सिंबल पर पार्लियामेंट का चुनाव एक बार जीते हैं, फिलहाल पार्लियामेंट का कोई ऐसी नजीर नहीं है। 1980 में जब कांसीराम जी ने बीएसपी बनाई, उसके बाद से बीएसपी कोई पार्लियामेंट का चुनाव, सिर्फ एक चुनाव बाराबंकी से जीत पाई है। और गंगा यमुना से बहुत पानी बह चुका है। बहुत सारे वर्कर हैं जो समाजवादी पार्टी की तरफ, बड़े नेता हैं जो समाजवादी पार्टी की तरफ पलायन कर गए हैं और कुछ बीजेपी की तरफ पलायन कर गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि बाराबंकी की सियासत को लोकल इश्यू भी मायने रखते हैं। और चूंकि अब अगला कदम बीजेपी का क्या होगा, बीजेपी का कैंडिडेटर कौन होगा, क्योंकि तनुज पुनिया के मैदान में आने के बाद इंडिया गठबंधन ने कैंडिडेटर पर बाजी मार ली है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी कोई हैवीवेट पॉलिटिशियन बाराबंकी में ला रही है, कोई एक्सपोर्टेड कैंडिडेट है या कोई लोकल व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, इस पे अभी संशय है। इस पे अभी सह और मात का खेल खुद भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है। और जहां तक सीडी की बात है, नितांत व्यक्तिगत मामला है। राजनीतिक व्यक्तियों को इन मुद्दों पर उलझना नहीं चाहिए, लेकिन खुद भारतीय जनता पार्टी ने इस पर पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया है, क्योंकि इस मामले से भारतीय जनता पार्टी जो लखनऊ में भी और सेंटर में सरकार में है, और लगातार एक ऐसा रोड मैप जो भारतीय जनता पार्टी का था उस पर कहीं ना कहीं डेंट लग रहा है। और जो गांव में चर्चा है उस पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरान इस पर बात करने से परहेज कर रहे हैं, इस पर कोई नुक्ताचीनी नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो टॉक ऑफ द टाउन है, जो गांव की चर्चा है, गांवों में इस पर काफी चर्चा है। अगर भारतीय जनता पार्टी
उपेंद्र रावत को ही चुनाव मैदान पर उतारती है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। और इससे बड़ी चीज ये भी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी कोई दूसरा सफेद पोष, दूसरा पार्लियामेंटेरियन कैंडिडेट उतारती है, तब भी भारतीय जनता पार्टी को इस मुद्दे पर पीछे हट करनी पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को नुकसान की आशंका है और उसका ऑपरेशन डैमेज कंट्रोल की रणनीति पर बीजेपी के रणनीतिकार काम भी कर रहे हैं। दर्शन, मैंने पहले भी आपसे बताया, और एक चीज़ का आप विशेष वो रखिए कि आपका राय कमेंट के रूप में जरूर आना चाहिए। अगर आप अपनी राय देते हैं तो नेक्स्ट कार्यक्रम के लिए हम लोगों को भी सुविधा मिलती है। फिलहाल आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।